नमस्कार दोस्तों, आज एक और पारिवारिक कहानी में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज की कहानी है रिश्तों का मोल भाव। भाई साहब, हमारा बजट 10-12 लाख का ही है, आप जैसे चाहें खर्च करा ले, लड़की के पिता ने हाथ जोड़ते हुए कहा। चरणदास जी ने कहा, देखिए साहब, चाय नाश्ता कर लीजिए, भोजन का मत सोचिएगा, मुझे ज़रूरी काम है, मैं निकलता हूँ। सुचित्रा, देखना अतिथि सम्मान में कोई कमी न रहे। चरणदास जी ने अपनी बात समाप्त की और कंधे पर पटका डालकर घर से बाहर निकल गए। सुचित्रा को निर्देश तो दिया सम्मान करने का, लेकिन यह सम्मान कैसे हुआ? इससे बड़ा अपमान भला कोई हो सकता है? रामचरणदास जी का समाज में बड़ा ही सम्मान था, रुतबे के ही धनी नहीं थे, असल में भी धनी थे। रामू से रामचरणदास का सफ़र बड़ी ही कठिनाइयों भरा रहा। कभी किसी लाला की दुकान पर नौकर थे और आज खुद के अलग अलग शहर में बड़े जनरल स्टोर हैं। रुपए पैसे की कोई कमी नहीं, दो लड़के दोनों ही होनहार और संस्कारवान हैं। बड़ा बेटा डॉक्टरी कर रहा है और दूसरा MBBS। चरणदास जी एकदम देसी आदमी हैं, कड़वी बात भी मुंह पे ही बोल देते हैं। रुपए बटोरने का शौक कहो या हवस, जहाँ जिधर रुपयों का जिक्र हो और लाला जी पीछे रह जाएं, संभव ही नहीं। यही तो हो रहा था। आजकल बड़े बेटे के रिश्ते आए दिन आते ही रहते हैं और जैसे ही दाम की बात होती तब इसी प्रकार आए दिन सभी को बेआबरू होकर जाना पड़ता है। सुचित्रा देवी रामचरण जी की धर्मपत्नी, जिनका अधिक वह समाज में बोलती हैं, उतना ही चुप वह घर में है। सुचित्रा से सुचित्रा देवी का सफ़र बड़ा ही सरल रहा। समाज में किसी को दुखी देखती तो सहा नहीं जाता, जैसे भी वो मदद करने में कोई कसर नहीं छोड़ती। धीरे धीरे समाज सेविका बन गई। समाज सेविका बन दहेज प्रथा का पुरजोर विरोध किया, लेकिन आज खुद के घर में मोल भाव देखकर भी जुबान नहीं खुलती। इसी सब में आजकल घर से निकलना भी बंद कर दिया है, कहीं कोई ताना न मार दे। बड़ा बेटा हर्ष अभी MBBS करने के बाद MS कर रहा है। उसने देखा है पिता की तकलीफ को, किस तरह उन्होंने एक एक रुपया बचाकर पढ़ाया है। दहेज वह भी नहीं चाहता, किंतु पिता के आगे बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। अब इसको संस्कार कहो या कायरता। छोटा बेटा रवि तो अपने में ही मस्त, उसको दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं, न वह विरोध करता है न ही समर्थन, जैसा हो जाए वैसा सब सही। आए दिन लड़की वालों का आगमन लगा ही रहता है। डॉक्टर लड़के के लिए बोलियां बढ़ती रही, बढ़ते बढ़ते 50 लाख तक की बोली लग चुकी थी, लेकिन अपने चरणदास जी तो शायद इससे भी अधिक का सोचे बैठे थे। समाज में आग की तरह बात फैल गई। 50 लाख का रिश्ता भी ठुकरा दिया, शायद लाला जी की और अधिक की मांग है। हर्ष ने कहा, मम्मी, आए दिन का ड्रामा अच्छा नहीं लगता, क्या हुआ है पापा को, आप भी कुछ नहीं बोलती। सुचित्रा ने कहा, जानता नहीं है क्या उन्हें, जो कह दिया पत्थर की लकीर है, ना जाने रुपयों की हवस कब मिटेगी इनकी। मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर डाली इस पैसा कमाने की हवस ने, न कोई सुख न ही प्यार, रुपए से ही गृहस्थी नहीं चलती, अब कौन समझाए इन्हें। हर्ष ने कहा, कौन समझाए मतलब, आप समझाओ, आप बाहर भी तो लोगों को जागरूक करती हो, पापा से एक बार बात तो करो। इसी तरह रहा तो कहे दे रहा हूँ, घर छोड़कर भाग जाऊंगा। सुचित्रा ने कहा, भाग जा, मुझे भी ले चल इस नरक से, लोग का पिटारा नहीं भरेगा तेरे पापा का। कहने का लाभ वही है जहाँ कोई सुनता हो। मेरी तो नाक ही कट गई समाज में, जानती हूँ सभी आजकल पीठ पीछे कैसी कैसी बातें बना रहे हैं। हर्ष भुनभुनाता हुआ अपने कमरे में चला गया। रात को लाला जी आए, पटका कंधे से उतारा, हाथ मुंह धोकर खाने की टेबल पर बैठते हुए बोले, सुचित्रा, अपने हर्ष के लिए एक लड़की समझ आई है, वो है ना अपने नंद किशोर जी, उन्होंने ही बताया है रिश्ता। काशीपुर के रविंद्र की छोरी है, सोच रहा हूँ कल चलकर देख आते हैं। सुचित्रा खाना लगाते हुए मन ही मन बुदबुदाई, देखकर होना भी क्या है, यहाँ क्या कम रिश्ते आते हैं रोजाना, एक से बढ़कर एक परिवार के रिश्ते तो ठुकरा चुके हो। 5 लाख से ज़्यादा का तो आदमी नहीं है रविंद्र, जब 50 लाख नहीं समझ आए तब यह कैसे समझ आएगा। ऐसे में जाने से लाभ ही क्या होगा। लाला जी ने कहा, क्या सोच रही हो, बोलती क्यों ना। सुचित्रा ने कहा, कुछ नहीं, हर्ष को भी चलने को बोलना है। लाला जी ने कहा, शादी उसने करनी है कि हमने, उसको बोल सुबह 10 बजे निकलेंगे, तैयार रहेगा। सुचित्रा ने हर्ष को बताया तो हर्ष बिफर पड़ा, क्या घर में कम अपमान हो रहा है जो अब दूसरों के घर में भी जाकर अपमान सहना पड़ेगा। आपको लगता है वहां जाने से कोई लाभ है? लगता तो नहीं, सुचित्रा ने मुंह सिकोड़ते हुए कहा। तो आप ही मना कर देना पापा को, मैं नहीं जाने वाला, चाहे जो भी हो।
हर्ष ने मना बेशक किया, लेकिन सुबह सवेरे बिना किसी विरोध के पिता संग चुपचाप गाड़ी में बैठकर निकल पड़े। दूसरी तरफ रविंद्र जी के घर का भी यही हाल था। काशीपुर के पोस्ट ऑफिस में पोस्टमैन की नौकरी करने वाले रविंद्र को जब खबर लगी उनकी बिटिया सोनल के लिए डॉक्टर लड़के का रिश्ता आ रहा है, तब खुशी और दुख के मिश्रित भाव मन में उमड़ पड़े। कितने ही रिश्ते दहेज की मांग पूरी न करने के कारण होते होते रह गए। अधिक देने की हैसियत नहीं, और ऐसे में चरणदास जी का आना, जिनके बारे में जगत प्रसिद्ध हो कि 50 लाख का रिश्ता भी ठुकरा चुके हैं, इससे अधिक की कामना है। ऐसे में भला प्रसन्नता के भाव कैसे आए? आने को मना भी नहीं कर सकते। अब बस यही सोच रहे हैं कि कैसे सामना किया जाए, क्या युक्ति लगाए जाए जो घर आए अतिथि का अपमान भी न हो और अपनी लाज भी बच जाए। घर में सभी के सामने अपनी मन की बात खुलकर साझा कर डाली। सोनल समझदार है, MBA करके एक कंपनी में नौकरी पर आसक्त है। छोटा भाई तरण UPSC की तैयारी में जुटा हुआ है। यह सब सुनते ही घर में सभी के मन में वही मिश्रित भाव आए थे जो रविंद्र जी के मन में थे। डॉक्टर लड़के को कोई छोड़ना भी नहीं चाहता था और पकड़ने की तो हैसियत ही नहीं थी, सो सोचना ही बेकार था। बेशक मन में ख्याल आया कि सोचना बेकार है, लेकिन सोच है भाई, बिना सोचे चली कैसे जाए। रविंद्र जी की पत्नी रात से ही अपने इष्ट देव को याद कर मन्नतें मांगने लगी। बेटी सोनल कभी झाड़ लगाकर घर से निकाल देने की बात सोचती, तो कभी दहेज मांगने पर पुलिस में शिकायत दर्ज करने की सोचती, कभी मन ही मन डॉक्टर की पत्नी की भविष्य की जिंदगी में ख्वाबों को डूब जाती। यही सब मिश्रित भाव लिए रात बीत गई। घर को सुबह से ही चमकाया गया, पकवान बनाए गए, आदर सत्कार में किसी बात की कोई कमी न रह जाए, इन सभी बातों पर विशेष ध्यान दिया गया। शायद यही अंतिम उपाय ही शेष था सभी की नज़र में। चरणदास जी ने गाड़ी से उतरते ही उस 2 मंजिले मकान का निरीक्षण करते हुए कहा, रविंद्र जी, मकान तो पुश्तैनी लग रहा है, आपकी आमदनी में तो यह संभव नहीं था। रविंद्र जी अपमान का घूंट पीकर रह गए। अभी तो शायद शुरुआत थी, न जाने ऐसे कितने ही घूंट हमेशा लड़की के बाप को सहने पड़ते हैं। मंद मुस्कान चेहरे पर लिए धीमे स्वर में बोले, जी सही कहा आपने, आइए अंदर आइए। बड़े ही आदर सत्कार के साथ परिवारजन को घर की बनी बैठक में बिठाया गया। सोनल तस्तरी में चाय लेकर बैठक में दाखिल हुई। हरे रंग की साड़ी में गुड़िया सी प्रतीत होने वाली सोनल चेहरे पर मुस्कान लिए सभी को चाय देकर सोफे पर सर झुकाकर बैठ गई। सोनल का यह पहला अनुभव नहीं था। इतनी दफ़ा इसी तरह अपने को दिखा डालने की रीत से गुजरी है कि अब यह सब आदत बन चुकी है। रविंद्र जी बोले, आपको ऐतराज़ न हो तो लड़का लड़की आपस में एक दूसरे को पसंद कर लें तो आगे की बात करें। आखिर शादी के बाद जीवन तो इन्हें ही बिताना है। चरणदास जी ने मुंहफट मुस्कान छोड़ते हुए कहा। रविंद्र जी की आंखों में सोनल ने इस तरह देखा जैसे वो मना कर रही हो, इस तरह अकेले में जाकर बात करने के लिए। रविंद्र जी बोल पड़े, जाओ जाओ बेटा सोना, छत पे ले जाओ खुली हवा में। छत पर गमलों में लगे पौधे और उस पर मुस्कुराते पुष्प किसी को भी आकर्षित कर सकते थे। सोनल की चुप्पी को देख हर्ष ने सवाल किया, ये पौधे लगाने का शौक आपका है या आपके पापा का? सोनल ने घूर कर इस तरह देखा जैसे कोई गलत सवाल हर्ष ने किया हो। चेहरे पर व्यंग्यात्मक भाव लाते हुए बोली, आपको यह नहीं जानना मैंने कहाँ से MBA किया है, कहाँ से जॉब कर रही हूँ, मेरा कोई बॉयफ्रेंड है या नहीं, मुझे खाना पकाना आता है या नहीं। सही कहा है किसी ने, डॉक्टर लोग अपनी ही दुनिया में मस्त होते हैं। क्या पहली बार किसी लड़की को देखने आ रहे हैं? हर्ष ने कहा, ऐसा ही कुछ समझ लीजिए। अब तक सिर्फ लड़की के माता पिता ही हमें देखने आते रहे हैं। सोनल ने कहा, और आप लोग दहेज की मोटी रकम की मांग करके सभी को भगाते रहे हैं। क्यों, सही कहा ना मैंने? कुछ हद तक सही है, लेकिन मैं दहेज के हक में नहीं हूँ, किंतु उस पिता का विरोध नहीं कर सकता जिसने मुझे यह समझने लायक बनाया हो। सोनल ने कहा, फिर ऐसी समझ का लाभ ही क्या है जो गलत को गलत न कह सके? इसको आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन मेरे विचार से जिस पिता ने जन्म दिया उस काबिल बनाया कि मैं समाज में खड़ा हो सकूं। ऐसे में यदि मैं उनका विरोध करता हूं तो मैं पुत्र कहलाने के लायक नहीं हूं। विभीषण ने गलत को गलत कहा था, लेकिन आज उसकी संज्ञा घर का भेदी के नाम से दी जाती है। आज कोई उसका नाम तक अपने बालक को नहीं देता, जबकि उसने तो भगवान राम की सहायता ही की थी।
पुत्र का कर्तव्य तो यही है कि पिता को सलाह दे, किंतु पिता यदि गलत दिशा में भी हो तब भी उसका साथ न छोड़े, हर्ष ने कहा। सोनल ने कहा, तब तो सारा डिस्कशन ही खत्म हो गया। जितना आप चाहते हैं उतना हम देने के काबिल नहीं, और जितना हम दे सकते हैं उससे अधिक की आपकी कामना है। ऐसे में हम क्यों एक दूसरे का समय नष्ट कर रहे हैं? आप लोगों को यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। अब यदि कोई सवाल जवाब नहीं बचा हो तो नीचे चलें। पप्पाज बॉय। सोनल की बात एकदम सही थी। हर्ष विरोध करता भी कैसे, सिर्फ इतना ही बोल सका, क्या आप पप्पा गर्ल नहीं हो? और फिर चुपचाप गर्दन झुकाए सोनल के पीछे पीछे चलते हुए बैठक में आ बैठा। बैठक में चरणदास जी बेटे हर्ष के बखान करते नहीं थक रहे थे। सामने बैठे रविंद्र जी कभी किसी थाली को उठाकर आगे करते, कभी किसी थाली को। दोनों को नीचे आता देख बोल पड़े, बड़ी जल्दी वार्तालाप हो गया, आओ बेटा बैठो, कुछ जलपान करो। हर्ष की हालत कुछ ऐसी ही थी जैसे काटो तो रक्त नहीं, शर्मिंदगी थी या पिता पर क्रोध, कुछ कहना सरल नहीं है। चरणदास जी बोले, हाँ तो हर्ष बेटा लड़की पसंद है? हर्ष ने एक नज़र उठाकर सोनल की तरफ देखा। सोनल गर्दन झुकाए नज़र नीचे किए बैठी थी। क्या यह वही लड़की है जो अभी छत पर चटर पटर बोल रही थी? हर्ष ने धीमे से कहा, पापा जैसा आप ठीक समझे। चरणदास जी ने कहा, देखा रविंद्र जी, ये संस्कार दिए हैं हमने अपने पुत्र को। रविंद्र जी सिर्फ मुस्कुरा कर रह गए। हाँ तो सोनल बेटी, हमारा बेटा पसंद है या कहीं कोई खोट तो नहीं? सोनल वैसे ही सर झुकाए बैठी रही। शायद कहना तो बहुत कुछ चाहती थी, लेकिन उससे पहले चरणदास जी ने संस्कार का ऐसा जुमला दे मारा था कि जुबान खुलती तो असंस्कारी कहलाती। चरणदास जी ने कहा, भाई लड़की की चुप्पी को तो हमारे यहाँ हामी ही मानी जाती है, बोल दो अन्यथा अंतिम निर्णय सुना डालूंगा। अपनी बात कहते हुए चरणदास जी ने ठहाके के साथ बैठक की शांति में खलल डाल दी। सोनल अभी भी शांत बैठी होने वाले मोल भाव के इंतजार में थी। हमेशा यही तो होता आया था, देखने वाले आते पसंद करते और फिर वही मोल भाव पूरा नहीं होने पर सब धरा रह जाता। पसंद नापसंद तो सिर्फ दिखावा है, दिखाने का कार्य मोल भाव के बाद नहीं हो सकता। चरणदास जी ने जेब से एक कागज का टुकड़ा निकाला, जेब पर टंगे पेन को खींचते हुए बोले, तो रविंद्र जी थोड़ा खर्चे पानी की बात कर लें। इधर चरणदास जी ने खर्चे पानी की बात शुरू ही की थी कि उधर रविंद्र जी की धड़कनें तीव्र हो चली थी। माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई। वह डॉक्टर होनहार लड़के को छोड़ना भी नहीं चाहते थे। मन ही मन निश्चय कर बैठे थे पुश्तैनी मकान बेचने का। दूसरा मन कह रहा था हाथ जोड़कर क्षमा मांग ले कि अधिक खर्च करने की हैसियत नहीं। विचारों में मग्न नहीं थे कि चरणदास जी ने कागज पर अपनी कलम घिसना शुरू कर दिया। रविंद्र जी, वो रेड कारपेट करके स्थान है ना, उसको बुक करेंगे शादी के लिए। करीब 4 लाख का खर्च आता है उस पर, और खाने के लिए नत्थू हलवाई को बुलाएंगे। क्या गजब का मूंग दाल का हलवा बनाता है, कसम से हलवे संग चम्मच तक निकल जाने का दिल करता है। आपके और हमारे मिलाकर कुल 1500 मेहमान तो हो ही जाएंगे, तो लगभग 2-2.5 लाख का वह खर्च समझो। बाकी स्वागत फूल भाजी कपड़ा यह सब मिलाकर 1.5-2 लाख तो होगा ही। जेवर भी 3-4 लाख का तो हो ही जाएगा। बहुत अधिक की आवश्यकता नहीं है, पहले ही काफी जेवर तिजोरी में बंद है। आजकल सोना पहनकर चलने का घर भर बचा ही कहाँ है। ये सब मिलाकर छोटी मोटी 14 लाख का खर्च तो होना ही है। अभी चरणदास की कलम कागज पर घिस ही रही थी कि रविंद्र जी का मन रोने को कर उठा। उनका तो पूरा बजट ही 7-8 लाख का था। इन्होंने तो खाने बाजे में ही इतना बता दिया, बाकी दहेज। यही सब सोचते हुए हाथ जोड़कर बोले, चरणदास जी यह सब। बात गले से निकलकर पूरी होती उससे पहले ही चरणदास जी ने आगे हाथ बढ़ाकर चुप रहने का इशारा करते हुए कहा, ओ इसमें अभी बैंड बाजा तो रह ही गया, और आजकल वो तो होता है ना डीजे जिस पर मेहमान नाचते हैं, वो सब भी 1-1.5 लाख में तो होगा ही। देखने वाले भी तो देखे क्या धूमधाम से शादी हुई है। हाँ तो करीब ये सब 16 लाख में हुआ। अजी छोड़ो जी, सोना तो वही तिजोरी वाला चढ़ा देना, किसको खबर लग रही है। 3 तो बचेगा और अब बाकी बचा 13 लाख, तो 6.5 लाख आपका, 6.5 हमारा। मंजूर हो तो अभी रुपया रखकर रिश्ता तय करते हैं। अंतिम शब्दों को सुनकर बैठक में मौजूद सभी की आंखें चौड़ी हो गई। क्या यह गलती से बोल गए चरणदास जी, या सरस्वती देवी जीवहार पर विराजमान होकर निर्देश दे गई? जो व्यक्ति चमड़ी छोड़ दे दमड़ी न छोड़े, वह खर्चे को आधा करने की बात कर रहा है। धर्मपत्नी जी ने अपने खुद के हाथ पर चूटी काटा, सिर्फ यह देखने को
कि वह ख्वाब तो नहीं देख रही। बेटे हर्ष ने लंबी गहरी सांस लेकर महसूस किया कि वह अभी भी जीवित अवस्था में पिता के ही शब्द सुन रहा है। रविंद्र जी बोले, या आधी वाली बात समझ नहीं आई। चरणदास जी ने कहा, आधा मतलब आधा, बनिए ही हो या पोस्ट डालते डालते हिसाब किताब सब भूल गए हो। रविंद्र जी ने झेपते हुए चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए कहा, जी मैं यह कह रहा था कि हमारा बजट 8-10 लाख का ही है टोटल। यदि कोई छोटा हाल कर लेते या कुछ मेहमान कम हो जाते तो थोड़ा बहुत घरेलू सामान दे पाते और कुछ दहेज में लड़के के हाथ में भी रख पाते। चरणदास जी ने कहा, मैं तो आपको सिर्फ 6.5 लगाने की बात कर रहा हूँ, घरेलू सामान किस लिए देना है? अगर आपको लगता है लड़का लायक नहीं है घरेलू सामान जोड़ने के तो आप स्वतंत्र हैं रिश्ते ही मनाही करने के लिए। मेरा लड़का काबिल है, वह खुद अपनी कमाई से घरेलू सामान खरीदे। यदि सोनल मेरे घर की शोभा बढ़ाएगी तो क्या वह कम आमदनी पर ज़मीन पर न सो सकेगी? क्या फ्रिज न होने पर मटके का पानी नहीं पी सकेगी? आपने अब तक उसकी पढ़ाई लिखाई में जो खर्च किया वह क्या कम है? आप हमें कन्या दे रहे हैं, बेच नहीं रहे हैं। जो आप या हम एक दूसरे को पैसा दे, खर्चा होगा तो आधा आधा बांटा जाएगा। रविंद्र जी ने कहा, आप तो शर्मिंदा कर रहे हैं, यह तो प्रथा चली आई है। लड़की का पिता दान दहेज देकर ही कन्या विदा करता है। कल को लोगों को मालूम होगा तो हमारे ऊपर थूकेंगे। सोचिए समाज में क्या मान रह जाएगा हमारा। आप ये नई प्रथा न ही लगाएं तो अच्छा है। चरणदास जी ने कहा, अभी आपने कहा आपका बजट 10 लाख का है, बाकी बचे 3.5 लाख, तो उसको हमारी श्रीमती की तरह से ही समाज सेवा में लगाओ। क्या ज़रूरत है लड़के को देने की या सामान की? सामान 2 रुपया दो, लड़की भी दो। ये प्रथा किसने बनाई? प्रथाएं भी हमने ही बनाई है और तोड़ने का कार्य भी हम लोग ही करेंगे। लेकिन उसको तोड़ने के लिए एक नई प्रथा तो शुरू करनी ही होगी। अब सोच विचार कर लीजिए, यदि हाँ है तो अभी लड़की को अपना बना लेते हैं, रुपया रखकर, अन्यथा तो वापसी है। रविंद्र जी ने हाथ जोड़ लिए और खड़े होकर गले लग गए। मिष्ठान के भोग लगे और लड़की को अपना कर शादी की तारीख तय करके विदा ली। सभी एक दूसरे की तरफ हाथ जोड़कर विदा ले रहे थे। सबसे पीछे खड़ी सोनल के दोनों हाथ हर्ष को देखते हुए कान पकड़े हुए थे। हर्ष ने हल्की मुस्कान दी और फोन करने का इशारा करते हुए वापसी के लिए निकल पड़े। गाड़ी में सुचित्रा ने हैरानी से पूछा, जब यही सब करना था तो उन लोगों के संग भी तो हो सकता था जो लोग घर आए थे रिश्ते के लिए। चरणदास जी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, लड़की के गुण बतलाने से पहले जो लोग आते ही अपने घर की तिजोरी दिखाने लगे, इसका अर्थ तो यही हुआ वो लोग लड़की को ब्याह नहीं रहे हैं, बेच रहे हैं। और मैं अपने हर्ष के लिए लड़की खरीदना नहीं चाहता था, उसकी जीवन संगिनी चाहता था। एक पवित्र रिश्ता जिसमें शुरुआत में ही मोल भाव की हीन भावना उत्पन्न कर जीवन क्लेशमय बना दिया जाता है। ऐसे में सुखमय जीवन कैसे हो? एक पवित्र रिश्ते के लिए एक पवित्र रस्म ही होनी चाहिए, ना कि ऐसी दान दहेज और लालच से भरी कोई रस्म। सुचित्रा हैरान थी अपने खड़ूस पति के मुख से इस तरह की ज्ञान की बातें सुनकर। वह छुपकर समाज सेवा करती थी, डरती थी पैसों को दांतों से पकड़ने वाले इंसान कहीं समाज सेवा में खर्च हुए पैसों के लिए बखेड़ा न करे। आज जब मालूम हुआ कि उन्हें सब मालूम था तो पूछे बिना न रह सकी, आपको मालूम था मैं समाज सेवा करती हूँ? चरणदास जी ने कहा, मैं भी घर में ही रहता हूँ, अधिक नहीं बोलता। इसका अर्थ यह नहीं है कि मुझे घर बार से कोई मतलब नहीं। इतना भी गया गुजरा तो नहीं हूँ जो अपने अर्धांगिनी के कार्य में मदद न कर सकूँ तो उसमें रुकावट बनूँ। अब शायद देखा देखी या नई प्रथा शुरू हो जाए तो जीवन सफल समझूं। यह कहानी आपको कैसी लगी आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।